रोमन एम्पायर जिसने लगभग 2000 साल तक दुनिया पर राज किया, जिसने यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बड़े हिस्सों को अपने कंट्रोल में रखा और जिसका इन्फ्लुएंस आज भी मॉडर्न सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है, दुनिया के सबसे पावरफुल और बड़े एम्पायर्स में से एक था। पर हर पावरफुल एम्पायर की तरह रोम का भी डिक्लाइन शुरू हुआ और ये डिक्लाइन किन ब्लंडर्स की वजह से शुरू हुआ वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले कि ये वीडियो में शुरू करूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस पूरे वीडियो में कुछ सीक्रेट कोड्स अपीयर होंगे जिनके थ्रू आप कुछ ट्रेडिंग कार्ड्स को रिडीम कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के थ्रू। ब्लंडर नंबर 1, इनकम्पिटेंट एंड स्कैंडलस एम्परर्स। रोम की हिस्ट्री में कई बार ऐसा हुआ कि एम्पायर इनकेपेबल, क्रूर और स्कैंडलस एम्परर्स के हाथों में चली गई। ये आर्ग्यूबली रोम की सबसे बड़ी वीकनेस थी। अब क्योंकि एम्पायर में कोई प्रॉपर सक्सेशन सिस्टम नहीं था, तो काफी बार वर्स्ट पॉसिबल लोग पावर में आ जाते थे, जैसे कि एम्परर कैलिगुला, जो शायद रोम के सबसे इनफेमस एम्परर्स में से एक है। शुरुआती दौर में कैलिगुला को लोग पसंद करते थे, पर पावर में आने के कुछ महीनों बाद वो काफी बीमार पड़ गया और जब वो ठीक हुआ तो वो कम्प्लीटली बदल चुका था। हिस्टोरियंस का मानना है कि कैलिगुला अपनी तीनों बहनों एग्रिप्पिना, ड्रुसिल्ला और लिविला के साथ इनअप्रोप्रिएट रिलेशंस रखता था, खास तौर पर ड्रुसिल्ला के साथ, जिसे वो अपनी वाइफ की तरह ट्रीट करता था। इनफैक्ट जब ड्रुसिल्ला की डेथ हुई तो कैलिगुला ने उसको एक गॉडेस डिक्लेयर कर दिया था और इंसेस्ट के अलावा कैलिगुला लोगों को अपने एंटरटेनमेंट के लिए एग्जीक्यूट करवाता था। उसका ज्यादातर वक्त लैविश पार्टीज में गुजरता था, जिसकी वजह से रोम की ट्रेजरी को भयानक नुकसान होने लगा। सिर्फ 4 साल में कैलिगुला ने अपनी पावर्स का इतना मिसयूज किया कि फाइनली 41 सीई में उसके अपने प्रेटोरियन गार्ड्स ने उसको असैसिनेट कर दिया। पर इन इनकेपेबल रूलर्स की लिस्ट में कैलिगुला अकेला नहीं था और इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है एम्परर नीरो का, जिन्होंने 64 सीई में रोम में आग लगा डाली, जिसकी वजह से 6 दिन तक रोम जलती रही और सिटी के 14 डिस्ट्रिक्ट्स में से 10 कंप्लीटली जलकर राख हो गए। कुछ हिस्टोरियंस का यह कहना है कि नीरो ने आग खुद लगवाई थी क्योंकि वो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट डोमस ओरिया के लिए जगह चाहता था और सेनेट और लोगों के गुस्से से बचने के लिए उसने क्रिश्चियंस को इस आग के लिए ब्लेम कर डाला और मैसिव स्केल पर क्रिश्चियंस को एग्जीक्यूट करवा दिया। इस लिस्ट का अगला एम्परर है एम्परर कॉमोडस, जो कि अपने एंटरटेनमेंट के लिए पूरे टाइम ग्लैडिएटर फाइट्स देखता रहता था। और अगर आपने ग्लैडिएटर मूवी देखी है तो उस मूवी में फीनिक्स ने कॉमोडस का रोल ब्रिलियंटली पोर्ट्रे किया है। ये 3 एम्परर्स केवल एग्जाम्पल्स हैं। रोम को और भी काफी वीक और क्रूअल रूलर्स झेलने पड़े, जो एम्पायर की स्टेबिलिटी को कंटिन्यूअसली डैमेज करते रहे। ब्लंडर नंबर 2, ओवर एक्सटेंशन ऑफ द एम्पायर। अपने पीक पर रोमन एम्पायर ब्रिटेन से लेकर मॉडर्न डे इराक तक फैला हुआ था, लगभग 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। अब इमेजिन करिए, बिना मॉडर्न कम्युनिकेशन, बिना फोन्स, बिना इंटरनेट, बिना फास्ट ट्रांसपोर्टेशन के इतने बड़े एम्पायर को कंट्रोल करना, इतने बड़े एम्पायर को मैनेज करना उस समय में काफी ज्यादा मुश्किल था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कम्युनिकेशन, क्योंकि मैसेजेस या आर्मी रीइंफोर्समेंट्स का टाइम पर एम्पायर के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि रोम से ब्रिटेन मैसेज डिलीवर करने में ऑलमोस्ट 30 से 40 दिन लगते थे, वहीं रोम से इजिप्ट मैसेज पहुंचाने में 60 से 70 दिन लगते थे। जिसका मतलब कि अगर एम्पायर के एक कॉर्नर में अटैक हो रहा है तो रोम को पता चलने में ही हफ्ते गुजर जाते थे और रीइंफोर्समेंट्स भेजने में ऑलमोस्ट महीने। और इसी वीकनेस का फायदा उठाकर 3rd और 4th सेंचुरीज में कई इन्वेडर्स जैसे कि गॉथ्स, विजिगॉथ्स, वैंडल्स, हंस ने रिपीटेडली रोम पर अटैक करना शुरू कर दिया। इसके अलावा रोम को कंट्रोल में रखने के लिए लगभग 4,50,000 सैनिक की जरूरत पड़ती थी और इन सभी सोल्जर्स की सैलरी, इक्विपमेंट, फूड एक्सेट्रा को मेंटेन करना एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव था, जिसकी वजह से रोम की ट्रेजरी पर भी काफी इफेक्ट पड़ा। कई हिस्टोरियंस का मानना है कि अगर रोम साइज में थोड़ा छोटा होता तो शायद वो और ज्यादा दिन तक सरवाइव कर सकता था। ब्लंडर नंबर 3, रिपब्लिक से एम्पायर में ट्रांजिशन। रोम ओरिजिनली एक रिपब्लिक था, दुनिया के अर्लीस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में से एक। यहाँ पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेनेट और कॉन्सोल्स के बीच डिस्ट्रीब्यूटेड थी और एक स्ट्रॉन्ग चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम था, जो किसी को भी अपनी पावर्स का मिसयूज करने से रोकता था। इस सिस्टम की वजह से ही पावर डिस्ट्रीब्यूटेड थी और डिक्टेटरशिप का कोई डर नहीं था। पर जूलियस सीजर के असैसिनेशन के बाद ये सब कुछ बदल गया और उसके अडॉप्टेड बेटे ऑक्टेवियन ने रोम को एक एम्पायर में ट्रांजिशन कर दिया और रोम का पहला एम्परर बना 27 बीसी में। इस सिस्टम की फंडामेंटल प्रॉब्लम ये थी कि जहां रोम में अच्छे एम्परर्स भी आए, वहीं रोम को क्रूअल और इनकेपेबल रूलर्स को भी झेलना पड़ा और हर एम्परर की डेथ के बाद सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बन जाती थी। फॉर एग्जाम्पल 68 सीई में एम्परर नीरो की डेथ के बाद उसके 4 जनरल्स ने एम्पायर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था,
और इस chaotic पीरियड को हिस्टोरियंस ईयर ऑफ द फोर एम्पायर्स भी कहते हैं। ब्लंडर नंबर 4, एम्पायर का पार्टीशन। ऑल्दो रोम को दो हिस्सों में बांटने का डिसीजन इनिशियली लॉजिकल लगता है, पर अल्टीमेटली ये रोम के कंप्लीट कोलैप्स का डायरेक्ट रीजन बन गया। जब एम्परर डायोक्लेटियन ने रियलाइज किया कि एम्पायर काफी बड़ा हो चुका है और उसे एडमिनिस्टर करना काफी मुश्किल है, तब उन्होंने एम्पायर को दो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट्स में डिवाइड किया। इस सिस्टम में टेक्निकली एम्पायर एक ही था, पर एडमिनिस्ट्रेटिवली डिवाइडेड था दो पार्ट्स में। पर रियल डिजास्टर तब हुआ जब एम्परर थियोडोसियस की मौत हुई और उनके बेटों ने रोम को दो अलग अलग हिस्सों में बांट लिया। वेस्टर्न पार्ट को वेस्टर्न रोमन एम्पायर का नाम दिया गया, जिसकी कैपिटल मिलान में सिचुएटेड थी, और वहीं ईस्टर्न पार्ट को ईस्टर्न रोमन एम्पायर या बिजान्टियम के नाम से जाना गया, जिसकी कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल थी। टेरिटरी वाइज अगर देखें तो ये काफी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लगता है, बट एक्चुअली में रोम का वेस्टर्न पार्ट ईस्ट के मुकाबले काफी कमजोर और गरीब था, और शायद इसी वजह से जहां वेस्टर्न रोमन एम्पायर 476 सीई में डिसॉल्व हो गया, वहीं ईस्टर्न रोमन एम्पायर ने ऑलमोस्ट 1000 साल और राज किया। ब्लंडर नंबर 5, रिलीजियस टर्मोइल एंड राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी। इनिशियली रोमन्स जुपिटर, मार्स, वीनस और खुद एम्परर को वर्शिप किया करते थे, पर जब क्रिश्चियनिटी का राइज हुआ तो रोमन एम्पायर के काफी लोग धीरे धीरे क्रिश्चियंस बन गए। और क्योंकि क्रिश्चियनिटी एक मोनोथेइस्टिक रिलीजन है, तो वो केवल एक गॉड में बिलीव करते हैं, जिसकी वजह से लोगों ने एम्परर को पूजना बंद कर दिया। ये पहला मौका था जब लोगों ने एम्परर की डिवाइन अथॉरिटी को चैलेंज किया था। इस रिलीजियस डिवीजन की वजह से रोम में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बनने लगी थी। ब्लंडर नंबर 6, इकोनॉमिक कोलैप्स ऑफ द एम्पायर। जब रोमन एम्पायर अपने पीक पर पहुंच गया और वॉर से लूट मिलनी बंद हो गई, तब रोम की इनकम का एकमात्र सोर्स बचा था टैक्सेशन, और एक बड़ी आर्मी को मेंटेन करने और लैविश पैलेसेस बनाने के लिए इन टैक्सेस को ड्रास्टिकली बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से रोम का जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन था वो कंप्लीटली बैंकरप्सी की तरफ बढ़ने लगा। और इन्फ्लेशन बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि रोमन कॉइन्स में सिल्वर कंटेंट 5% से भी कम हो गया, जिसकी वजह से रोम की करेंसी कोलैप्स कर गई और रोम के लोग वापस से बार्टर सिस्टम की तरफ जाने लगे। इस इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ने एम्पायर की फाउंडेशंस को कंप्लीटली हिला कर रख दिया और धीरे धीरे रोम की फॉल का एक बड़ा कारण बना। तो ये थे कुछ रीजन जिनकी वजह से रोमन एम्पायर का फॉल हुआ। अगर आप अपनी तरफ से कुछ रीजंस को ऐड करना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस पूरी वीडियो में हमने कुछ ट्रेडिंग कार्ड्स को रिडीम करने के कोड्स डाल रखे हैं, जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के थ्रू जाकर रिडीम कर सकते हैं।